आज हम कवर कर लेते हैं 28 अगस्त 2024 का न्यूज़पेपर। पहली खबर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है पतंजलि इशू के बारे में, लेकिन हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 जो है गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको ओमिट कर दिया था, यानी डिलीट कर दिया था। और ये रूल कहता है कि पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो एक्शन ले सकें ऐसी ऑब्जेक्शनेबल या मिसलीडिंग जो लोगों को गुमराह करती हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जो ड्रग्स हैं। अगर कोई ऐसी ड्रग्स के एड्स देता है जो मिसलीडिंग हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ने इस रूल को डिलीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करना गलत है और उन्होंने कहा है कि इस रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को इसको फिर से रिवाइव किया जाए। नेक्स्ट खबर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिल सकती है। बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों का रेप हुआ था, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़रूरत यहाँ पर बच्चों के, खासकर जो मेल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो बॉयज़ की जेंडर सेंसिटाइजेशन करे स्कूल्स में। और यहाँ एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो कोर्ट ने किया है वो सुओ मोटो PIL किया है। सुओ मोटो मतलब, PIL का मतलब होता है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जिस पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, वो लोगों की भलाई के लिए कोर्ट में अपील करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्लम्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्लम्स के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही उतने अवेयर हैं कि कैसे कोर्ट तक जाना है, तो कोई दूसरा आदमी स्लम के लोगों का केस कोर्ट तक ले जाए, उसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब कोई अगर आपको पूछे क्या कोर्ट खुद से PIL फाइल कर सकता है, तो ये इस केस में हमने देखा कि सुओ मोटो PIL फाइल हो सकती है। सो जब कभी आजकल विमेन इश्यूज़ काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो अगर कोई उसमें पॉइंट मेंस में अगर ऐड करना हो कि ज़रूरत सिर्फ लड़कियों को एम्पावर करने की और प्रोटेक्ट करने की नहीं है, बल्कि बॉयज़ की जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की भी है। नेक्स्ट ये खबर आती रहेगी अभी। सेबी की चेयरपर्सन है मधबी पुरी बुच, इनका नाम है। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म यानी एक कंपनी है ब्लैकस्टोन, उसमें वो काम करते हैं। और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सेबी के चेयरपर्सन, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है बॉडी, उनकी चेयरपर्सन ने जो डिसीजंस लिए हैं वो इस फर्म को, अपने पति की फर्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिए हैं। तो इस पे हम आगे बात करते रहेंगे जब तक इसके ऊपर केस बन रहा है। तब तक हमें इतनी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में इस बारे में नहीं आएगा। यहाँ पर एक अपडेट है कि रिसेंटली RG कर मेडिकल कॉलेज में जो गैंग रेप हुआ था, उसी की आगे एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है। और ये NTF नेशनल टास्क फोर्स जो है वो ऐसी रिकमेंडेशंस देगी, ये कमेटी है, जिससे हॉस्पिटल्स में सेफ्टी डॉक्टर्स की इम्प्रूव होगी। तो इन्होंने अभी तक तकरीबन 400 सजेशंस इनको मिली हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से। स्टेक होल्डर्स यानी जो हॉस्पिटल के रिलेटेड हैं, चाहे स्टाफ हो गया या पेशेंट्स हो गए, तो उन सब से इनको सजेशंस मिली हैं। तो ये एक अपडेट है। यहाँ एक न्यूज़ है कि जो रेलवे बोर्ड है उनके चेयरमैन सतीश कुमार को बनाया गया है। और ये किसने बनाया है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने।
सो ये एक वन लाइनर हमें पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हिमाचल पहला स्टेट बना है जिसने विमेन की मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 18 से बढ़ा के 21 तक कर लिया है। ये खबर इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये हैदराबाद में एक कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन कोविड के अगेंस्ट बनाई है। और इसमें इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ इंट्रानेजल है, यानी नाक से ही इसको डाला जा सकता है। और इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है वो कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ हुई है। एक्चुअल में कोडॉन जीन के वो ट्रिपलेट्स होते हैं जिनकी वजह से अमाइनो एसिड बनते हैं। कोडॉन की वजह से अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन, और प्रोटीन से ही सारे फंक्शंस आगे होते हैं। लेकिन देखा गया है कि कोडॉन्स जो हैं वो अगर ज़्यादा हैं लेकिन यूज़ बहुत कम हो रहे हैं। ह्यूमंस में या एनिमल्स में कुछ ही कोडॉन्स का यूज़ होता है और बाकी का यूज़ बहुत कम होता है। कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर प्रेजेंटेड कोडॉन पेयर्स विदाउट चेंजिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन से हम प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से है उसको ऑल्टर करके जो वायरस है उसको हम वीकन कर सकते हैं। सो इतना भी पता हो कि ये, क्योंकि इस पे मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें इतना पता होना चाहिए कि कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक किसके रिलेटेड है। यहाँ एक और चीज़ बताई गई है कि इंडिया में रिसेंटली कोविड हुआ था और उसके पीछे दो स्ट्रेन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, KP1 एंड KP2 नाम से। मैंने परसों की न्यूज़ में बताया था कि इंडिया और ब्राज़ील की जॉइंट कमीशन की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। पहला, 2006 से ही इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ब्राज़ील के साथ, और ब्राज़ील इस साल G20 को होस्ट कर रहा है। पिछले साल इंडिया ने G20 को होस्ट किया था और इंडिया ने ब्राज़ील को प्रेसिडेंसी हैंड ओवर की थी। यहाँ पर एक न्यूज़ है कि ऑटो मेकर्स यानी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिस्काउंट देंगे अगर लोग अपनी पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करवाते हैं। ये डिस्काउंट 1.5% टू 3% नई व्हीकल्स के परसेंटेज है, उतना डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये ध्यान रखा जाए कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 में गवर्नमेंट ने लाई थी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये दिया जा रहा है। तो इसको हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। जब कभी एनवायरनमेंट पोल्यूशन पे अगर बात आए तो हम जानते हैं कि व्हीकल्स एक मेजर कॉज है पोल्यूशन का, तो हम सोल्यूशन में बता सकते हैं कि स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। मूडी एक रेटिंग फर्म है, यानी देश को और कंपनीज़ को रेट करता है कि कितना ये लोन वापस चुका पाएंगे। मान लीजिए इनकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं, ए प्लस ऐसे करके। तो इन्होंने एक रिपोर्ट लाई है, इसमें इन्होंने ओवरऑल जॉब सेक्टर के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स वगैरह इन सब पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पब्लिक स्पेंडिंग भी हो रही है, यानी जो पब्लिक वर्क्स हैं उन पर स्पेंडिंग हो रही है। 11.11 लाख करोड़ की स्पेंडिंग इस साल हुई है और इससे बिजनेस इम्प्रूव होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी और उससे उन सेक्टर्स में जॉब आएगी जहाँ पर हाई सैलरी होती है। लेकिन कुछ कमियां भी इन्होंने बताई हैं, जैसे हायर एजुकेशन में लो पार्टिसिपेशन है, लोग ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं। इसके अलावा जेंडर गैप्स हैं। जेंडर गैप्स यानी बॉयज़ या मेल्स जो हैं वो
ज़्यादा डेवलप्ड हैं, या हम कह सकते हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं और जॉब्स में हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन। और ये एक चैलेंज है हमारी नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स को बूस्ट करने में। तो हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर अभी भी इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो एक देश कितना डेवलप हुआ है, हम उसकी पहचान यहाँ से कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से वो नॉन एग्रीकल्चर में किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, यानी इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर में। तो मूडी ने जो चीज़ कही है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्च रहा है, प्लान्ड पब्लिक स्पेंडिंग जो प्लान करके स्पेंड कर रहे हैं पब्लिक वर्क्स पे, इससे बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कंपनीज यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं हम, और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर अच्छी सैलरी हो। लेकिन हायर एजुकेशन में लो पार्टिसिपेशन है और जेंडर गैप है, ये इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं। आज इंटरनेशनल रिलेशंस में उतनी ख़ास खबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम हेड हैं, रिलीजियस हेड हैं, आयतुल्ला अली खमीनी, उन्होंने कहा है कि हम ओपन हैं यूएस के साथ डिस्कशन करने के लिए। एक्चुअल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए 2015 में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम से एक कमेटी बनी थी। कमेटी नहीं, हम कह सकते हैं एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उसको छोड़ दिया था। इस वजह से ईरान जो है वो एग्रेसिव हो गया था। अब खमीनी कह रहे हैं कि हम यूएस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतनी ही खबर है।